नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरे साथ अवनीश बिन शर्मा जी। अवनीश सर, बहुत-बहुत स्वागत। संदीप जी नमस्कार जी। अवनीश सर, योगी जी ने एक अजीब-सा काम किया है और अजीब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग को बहुत अद्भुत लग रहा है, कई लोग उससे बहुत प्रताड़ित हैं। ऑफ कोर्स उनका ये तरीका रहता है कि सरकारी अधिकारियों की संपत्तियाँ, सरकारी अधिकारियों को अपने एफिडेविट में, हलफनामे में देनी होंगी। यह तो पहले से था। साथ में उसके बाद उन्होंने यह लिंक कर दिया कि प्रमोशन वगैरह में भी जिसने हलफनामे दिए हैं उसको कंसीडर किया जाएगा। फिर यह हुआ कि सैलरी रोक दी जाएगी अगर किसी ने जो है इस प्रकार से अपने ब्यौरे नहीं दिए। और तीसरा आप कर दिया है कि एक अलग से सेल बना दिया है जो सरकारी अधिकारियों की रैंडम मतलब संपत्तियों की रैंडम जांच करेगा या सरकारी अधिकारियों के यहाँ जाके उन्होंने जो हलफनामा दिया उसको क्रॉस चेक करेगा। और मेरी जानकारी में इस चक्कर में 2 लोग हैं जो सस्पेंड हो गए हैं। बहुत पहले किसी का मेरे पास फ़ोन आया कि उनको जानते थे? मैंने कहा हाँ, बहुत पहले मुलाकात थी। तो क्या है कि वो अधिकारी जो है, वो सस्पेंड हो गए आय से अधिक संपत्ति की जाँच में। यह एक चर्चा के रूप में मेरे सामने आया है, इसकी मैंने अभी वेरिफ़िकेशन नहीं की है क्योंकि और एक और जगह से मेरे पास आया कि ये बहुत इन्होंने कि बहुत खतरनाक कदम ले लिया इन्होंने, सारे सरकारी अधिकारी एवं उनके परिवार बहुत परेशान हैं कि ये क्या इन्होंने जो है सर पे डाल दिया है। तो जैसा हम और आप अक्सर बात करते थे कि सरकारी अधिकारी वैसे ही नहीं चाहता है कि योगी जी आएँ, ये हम लोगों ने अपने वीडियोज़ में कई बार कहा है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं सर? क्या जनता के मन में कोई सहानुभूति या कोई वोट बैंक बढ़ेगा योगी जी के प्रति? या यह सिर्फ़ यह है कि यह कार्य ज़रूरी है इसलिए किया जा रहा है? उन्हीं सर। देखिए साहब, अब आपने सबसे अंतिम बात कही कि वोट बैंक बढ़ेगा कि घटेगा। अब साहब, करप्शन रोके जाने से अगर वोट बैंक बढ़ता है तो संतोष की बात है, लेकिन करप्शन करने वालों में असंतोष है और उनके परिवार बड़ा दुखी है, और इससे जो है वोट बैंक घटेगा तो ऐसा वोट बैंक तो हवा के बखर में घटता ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप जब सरकारी तंत्र पर इस तरह की बात करते हैं तो इसके मूल में देखिए, आपने बता दिया कि ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से था। सवाल ये होता है कि प्रायोरिटी क्या रहती है, क्या प्रेफरेंसेस रहते हैं, जो पॉलिटिकल आपका जो नेतृत्व होता है। भाई, ये प्रोविजन पहले था लेकिन लोग भरते ही नहीं थे, लोग देते ही नहीं थे, लोग घोषणा ही नहीं करते थे, एफिडेविट ही नहीं देते थे। ये चलन था, ना कोई पूछता था ना पासता था। ठीक है, नियम है तो है। जब कभी कोई किसी केस में फंस जाए, कहीं कोई अदालत में अगर वो मांग लिया जाए या देने की जरूरत पड़े, तब कहीं जाके वो बाबू, एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट का बाबू जो है, वो अपना साहब से एक मोटी रकम लेता था, जेब में रखता था और लड्डू भी लेता था, साहब से धन्यवाद भी लेता था, आगे चल के 20 काम भी कराता था, और वो फिर बना उना के और वो भर देता था कागज। यही होता था, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं था। सवाल ये होता है, मैंने कहा कि पॉलिटिकल जो नेतृत्व है वो किस तरीके की प्रेफरेंसेस रखता है। योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की एक नीति बनाई है, ठीक है साहब, उस पर वो इम्प्लीमेंट कर। शुरुआत में क्या हुआ, आप ये सोचिए कि 7 साल में आप यहां तक पहुंचे हैं कि अब आपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को इस बात के लिए, अभी भी कर्मचारी लेवल पर बहुत सारे लोग बचे हुए, मैं बता रहा हूं आपको, कि घोषणा करने का काम अभी आपने पूरा कर लिया। बधाई हो कि एक चीज जो ऑलरेडी पहले से प्रोविजन था उसका पालन नहीं हो रहा था, तो अभी आप घोषणा करा रहे थे। ठीक, बहुत अच्छी बात है। कुछ आपने जांचें इनिशिएट कर दी, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज, ये वही सरकारी तंत्र है ना जिसके सारे भ्रष्टाचार और उसको करने के लिए एक महान कदम मुख्यमंत्री जी ने लिया है। मैं जरा दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ। आप ये बताइए, ये जो अभी सेल बनाया है जो रैंडम चेकिंग करेगी, जैसे होता क्या था कि जब कोई भ्रष्टाचार के आरोप में फंस जाए तब उसके एफिडेविट की जांच होती थी और आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता था। यानी अगर कोई स्मूथ चल रहा है, कोई पकड़ाया नहीं, किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं हुई विद सबूत, तो फिर उसका कोई घोषणा का मतलब नहीं है। वो अपना कागज है, वो अपना देता रहे, आराम से खाता कमाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक नया परिवर्तन किया गया है, एक जो सेल बनाई गई है, अब वो सेल बिना किसी आरोप 100 अधिकारियों की लिस्ट उठाएगी, उसमें से 20 का संपत्ति का जो वो एफिडेविट है, जो घोषणा उन्होंने की है, उसका जो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। तो ये एक नई चीज किया है। अब एक चीज मैं बताऊं, जिस सरकारी तंत्र से हमको दुनिया की शिकायतें हैं, जिन सरकारी तंत्र में हम जानते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है,
लेकिन मैं एक नागरिक के तौर पर संदीप जी हमेशा इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए यह जरूर कहना चाहता हूं कि आखिर वो सरकारी तंत्र भी हमारे ही और आपके बीच से निकल के कोई गया, किसी का पापा, किसी का भैया, किसी की मदर, किसी का चाचा, किसी का भाई, यही होता है, किसी का बेटा होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी मंगल ग्रह से आते हैं। एक चीज और, आखिर ये सेल और इसकी रैंडम जांच और पॉलिटिकल नेतृत्व तो कोई भी बड़ा फैसला ले ले संदीप जी, उसको इम्प्लीमेंट, आखिर ये सेल भी तो सरकारी कर्मचारियों की ही होगी, अधिकारियों की ही होगी, वही छापा डालेंगे ना। क्या इस देश की नौकरशाही ने वो कल्चर नहीं देखा है? इस देश ने सरकारी सिस्टम वो नहीं देखे हैं कि जहां पर तुम मेरी खुजा मैं तेरी खुजा, मान लो ये होना हो तो। लेकिन यहीं पर एजेंसियों का एक चलन और एक जो प्रोफेशनलिज्म, एक जो कार्य संस्कृति में बदलाव, और जो हमेशा पॉलिटिकल नेतृत्व से आता है। इसलिए मैं अभी आपको बताऊं, मेरा सवाल, मेरा बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा। घोषणा तो कर दिया योगी जी ने, आखिर कराओगे बाबा उन्हीं कर्मचारियों से ना, उन्हीं उन्हीं अधिकारियों से जांच कराओगे ना। तो यहां पर ये देखने की बात है कि ये कितना सक्सेसफुल रहता है गांव। जी, मेरी सर 2 बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा। सहमति-असहमति कहाँ है पता नहीं। पहला ये कि जो आप कहते हैं कि हम इसी समाज से लोग जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है इसी समाज से जाते हैं। पर जैसे यहाँ पे एक छोटा-सा उदाहरण हम लोग अक्सर लेते हैं कि अगर देश में हम लोग अपने यहाँ रहते हैं तो हम लोग अजीबो-गरीब तरीके से ड्राइविंग करते हैं, कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दूसरे देश में जाते हैं तो उसी दिन सुधर जाते हैं, एयरपोर्ट से उतरते ही सुधर जाते हैं, ठीक है? तो एक माहौल की बात है कि पहले आदमी समाज में रहता है तो जैसा है चाहे जैसा है। पर जैसे ही किसी एक माहौल में जाता है, उस माहौल के अनुसार उसको अपने आप को ढालना पड़ता है। यही पुलिस है जो अखिलेश के राज में लॉ एंड ऑर्डर मस्त चल रहा था एकदम, खुलेआम माफिया की सेवा कर रही थी। सेम पुलिस है जिसने ऐसा किया। वही मोदी जी भी कहते हैं कि भई सेम अधिकारी हैं पर टॉप लेवल का भ्रष्टाचार एकदम खत्म कर दिया उन्होंने। या जो भी है इस तरीके से। तो माय पॉइंट इज़ कि एक जो नेतृत्व है, उसके होने और ना होने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और सबको अपना आचरण उसी अनुसार ढालना पड़ता है। बहुत छोटा उदाहरण है, हम भी लोग घर में हल्ला-गुल्ला करते रहते थे, पापा की स्कूटर की आवाज़ आती थी, एकदम टाइट हो जाते थे कि अब चलो पढ़ने बैठ जाओ, दिखो पढ़ते हुए। तो आई थिंक दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ लीडरशिप। सेकंड सर, मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था कि जैसे व्यापारी वर्ग है, एक छोटा-सा हम अगर टेक्निकल उदाहरण लें कि एक व्यापारी वर्ग है, वो बहुत वो बैंक से अगर लोन लेता है, तो उसको अपना जो भी पैसा वो लेता है, अगर कहीं से कर्ज़ा लेता है, तो उसको अपना पूरा बैंकिंग, अकाउंटिंग उसको अपना बैंक को देना पड़ता है। सही बात है, देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। सेकंड, जब वो जनता से अपना पैसा लेता है कंज़्यूमर के रूप में, तो उसपे अपनी प्रॉपर डिटेल कि क्या प्रोडक्ट दे रहा है, क्या क्वालिटी है, किस पैरामीटर से आया है, क्या है, उसकी एमआरपी का टैक्स क्या-क्या है, वो सब उसको जनता को अपने पैकेट पे देना पड़ता है। अगर व्यापारी ने पब्लिक से पैसा उठाया अपना व्यापार करने के लिए, कई लोग जो आईपीओज़ निकालते हैं, अपने शेयर्स रिलीज़ करते हैं, तो सर उसकी पूरी बुक्स हर 3 महीने में, क्वार्टर में, पब्लिक में आम करनी पड़ती है उसको कि ये हमारा खर्चा था, ये हमारा ये था, हमारा ये वो था। अगर आपने पब्लिक का पैसा उठाया है, तो यू विल हैव टू बी वेरी रिस्पांसिबल। खासकर जब सरकारी कामों में जब जहाँ भ्रष्टाचार होता है, उसकी जाँच होती है, तो ठेकेदार और अधिकारी इसी बात पे मारे जाते हैं कि शासकीय क्षति की है आपने ₹1 की, इसलिए आप पे क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। तो सर जिन लोग का जीवन ही जनता के, क्योंकि ये सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा सैक्रोसैंक्ट है, उसको बहुत इज्जत से, प्यार से, अब होता क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, पर थ्योरी यही है कि सरकारी पैसे को हमको बहुत तमीज़ से देखना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें 1 पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसीलिए दुनिया भर की फाइलें बनती हैं, कागज़ होते हैं, ये लेटर, वो लेटरबाज़ी सब होता है। पर जिसका जीवन ही सरकारी पैसे से और जनता के पैसे से चल रहा है, उसकी लाइफ में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए क्या? वह सरकारी पैसे या सरकारी सैलरी यदि वो पा रहा है बंदा, जिससे उसके वो भाई कोरोना में कौन-सा काम हो रहा था? कोई काम नहीं हो रहा था, सबकी नौकरी सब बंद हो गई थी, प्राइवेट तो स्पेस ही पूरा बंद हो गया था। पर एक सरकार की सरकारी लोगों की सैलरी जा रही थी, टीए-डीए सब जा रहा था और सरकार को वो हीट फ़ील होने लगी, आँच लगने लगी, इसलिए उनको जो है डेढ़ 2 महीने के अंदर ही दारू की दुकानें खोलनी पड़ी कि भई सरकार के पास कहीं से तो पैसा आए, हम इनको छाप कहाँ स क्योंकि हमारे खर्चे हैं कि हमको सबको सैलरी देनी है। हमारे इतने सारे अधिकारी लोग हैं। सो मेरा ये कहना है सर, एक छोटी-सी बात, अगर ट्रांसपेरेंसी के लेवल पर हम बात करें, तो जिसका जीवन सरकारी तनख्वाह से चल रहा है, भई प्राइवेट पे तो सारी वो है, रेगुलेशंस है कि आपको अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखानी है, हर प्रकार की है प्राइवेट स्पेस में। सरकारी अधिकारियों को यह ट्रांसपेरेंसी क्यों ना हो?
और इसमें एक राइडर और है मुझे सर, एक आखिरी बात। बिल्कुल। मेरे एक मित्र ने बताया है कि आईएएस अधिकारियों ने अपने लिए एक अलग पोर्टल बना लिया है कि हम उस पोर्टल पर अपनी जो आईएएस अधिकारी, कि हम उस पोर्टल पर अपनी जानकारी देंगे, कॉमन पोर्टल पर नहीं देंगे। और आई डोंट नो कि ये सेल जो है आईएएस अधिकारियों की भी जांच करेगा या नहीं करेगा, इस बारे में भी जानकारी पुख्ता करना आवश्यक है। अवनी सर जी। ठीक बात है संदीप जी, तीन बड़ी बातें आपने कही। पहली बड़ी बात आपने कही कि साहब इसमें जो है पॉलिटिकल नेतृत्व का, सर मैं बार बार यही चीज दोहरा रहा हूँ कि ये सारी चीजें, ये सारी कवायद, ये नियम तो बहुत पहले से था। 7 सालों में आप कहां तक ले आए? आप सोचिए कि इससे पहले पॉलिटिकल नेतृत्व की चाहत क्या थी? भाई कोई भरता ही नहीं था, आप भरवाने तक ले आए, अब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल, मैं बार बार उस चीज को कह रहा हूं, तो वो प्रश्न तो। दूसरी चीज आपने कहा कि साहब ये होना चाहिए कि नहीं ट्रांसपेरेंसी किसी सरकारी सिस्टम या सरकार में काम करना, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को से बिल्कुल ये उम्मीद की जाती है कि वो शीशे के घर में जो है रहें। लेकिन यहाँ पर एक मैं उसमें बड़ी बात हो जाएगी, वो लंबी दूसरी तरफ बात चली जाएगी, तो फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पर वो क्लासिकल एक जो सिस्टम है जो सोचने का, वामपंथियों के खेमों ने तैयार किया है, जिसको कि बुर्जुआ के खिलाफ, कारपोरेट के खिलाफ, एक वो पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम है जिसमें उससे मजे भी लेते रहो और उसको कहते भी रहो कि ये खूनी पंजे वाला है, ये मजदूरों का शोषण करता है। वो तमाम फिल्मों की बातें वो सब दर्शक जानते हैं, वो एक दूसरा ध्यान है, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन साहब ये बताइए कि चाह कौन नहीं रहा है इस देश में? 2014 से जो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन देश में हुआ है संदीप जी, अब मैं उसको राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की बजाय सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन कहता हूं। भारत में एक सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ 2014 में। उसके बाद से करप्शन एक ऐसा विषय हो गया जिस पर लोग गुमान नहीं करते हैं, जिस पर अब इस तरह की बातें नहीं होती हैं कि फलाने ने कितना भर दिया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो है करप्शन फ्री हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ है। मेरी बात फिर वहीं आ जाती है कि वो हमारे ही सोसाइटी के लोग हैं। लेकिन सेना पे आपकी बात कहां सही है और कैसे सही है, मैं उसको दोहराता हूं, मैं उसको समर्थन करता हूं कि हमारे ही आपके बीच के बच्चे, हमारे ही आपके बीच के परिवारीजन भारतीय सशस्त्र सेना में भी जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उनका मोरल, उनका कैरेक्टर, उनका बिहेवियर क्या हो जाता है। यही उम्मीद पशुपालन से क्यों नहीं की जाए? यही उम्मीद सरकारी मास्टर से क्यों नहीं की जाए? यही उम्मीद आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नहीं की जाए? एसपी से क्यों नहीं की जाए? सिपाही से क्यों नहीं की जाए? बिल्कुल मॉरल ग्राउंड वही बनता है। और मॉरल ग्राउंड जानते हैं कब बनता है? जब इस तरह की चीजें, जब 4 लोग पकड़े जाएंगे, 10 लोग सस्पेंड होंगे, 18 लोगों की सजा, तो ये डर, और डर व्यक्तिगत जो अपराधी है वो डरता है ना। ये बताइए रैंडम चेकिंग में उस कर्मचारी या अधिकारी को डरने की क्या आवश्यकता जिसने ऑन पेपर सब कुछ बैलेंस कर लिया हो? मैं तो साफ कहता हूं, अरे भाई सरकार ने इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखिए। आपके पास सीएस जो हैं, आपको सरकार ने इतने विद इन दी संविधान, विद इन दी लिमिटेशंस, विद इन दी प्रोविजंस, इतना मामले दिए हुए हैं कि आप अपनी कमाई, अच्छी खासी संपत्ति, आप कहीं एग्रीकल्चर, ये वो सीए उसको कराता है। भाई आप जाइए ना, सारे सरकार के जितने बंदोबस्त है सबका लाभ उठाइए। लेकिन आप 1 करोड़ की सैलरी पर 30 करोड़ घर में रखे रहेंगे। तो यहां पर 2 चीजें काम करती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता कभी करप्शन, मैं जब ये कहता हूं ना कि हमारे आपके बीच से निकले हैं, लेकिन जनता कभी करप्शन नहीं चाहती। वही जनता घेर घार के अपना काम करवा लेती है। अरे भाई साहब, ये उस समाज वाला देश है कि जो ट्रेन में चलते हुए अगर 10 लोगों का वेटिंग है, मान लीजिए टिकट नहीं है और घुस गए हैं, पहले का कल्चर हुआ करता था, तो जिससे टीटी पैसा पकड़ लेता था वो इतना कॉन्फिडेंटली बैठता था कि उसका डबल बर्थ जो है वो मुकर्रर है, और जिसका पैसा नहीं जब तक पकड़ लेता था टीटी तब तक दुगदुग रहती थी। तो ये घेर घार के काम चलाने वाला देश है। इसलिए पॉलिटिकल नेतृत्व, वर्क संस्कृति में बदलाव, और इस तरह का संयोग अगर मिल जाए डबल इंजन वाला, कम से कम यूपी के मामले में, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इसीलिए यूपी के साथ हर चीज जो है ना वो निखर के आती है। जैसे होता है ना कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जिस पर हर रंग निखर के आता है, या कोई पेंटिंग आप देखें तो उसमें हर रंग। उत्तर प्रदेश इस समय चूंकि डबल इंजन का कॉन्सेप्ट और योगी और मोदी वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ बुलडोजर भी चमक के चलता है। ऐसा थोड़ी ना कि बुलडोजर बाकी जगह नहीं चलता, धामी जी भी चलाते हैं, हेमंता जी भी चलाते हैं, खूब अच्छा चलाते हैं। तो सवाल यह है कि पॉलिटिकल नेतृत्व ये सब कुछ डिसाइड करता है। नियम आपके पास भरपूर है,
और एक चीज और, जब एक साथ डंडा पड़ेगा, दूसरी तरफ से सामाजिक रूप से तिरस्कार मिलेगा, धीरे 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 ये चीजें समाहित होंगी। ये लंबा काम है, एक सरकार दो सरकार का काम नहीं है। एक कोई हरामखोरी वाली सरकार आ गई, फिर वही ले लिख लोड़ा पर पत्थर हो जाएगा, फिर सैया भाई कोतवाल, फिर अंटू यादव बंटू यादव चंटू यादव, फिर पर्ची पर सिपाही भर्ती की नाम, अवनीश शर्मा गए ऐसे दिखाए। ससुरा अगर कहीं पसीने वगैरह से भीग जाए और मनीष का फनीस हो जाए तो फनीस जाके अपना भर्ती लेना है, अगर वहां पर कोई फनीस हो। तो ये तो हालत थी, तो वहां आप ही को फणी से हो जाना होगा जीवन भर के लिए। ये ये भी ये हो चुका है, बड़ी बात, अवनीश ये वही हो मर चुका जाएगा है। फनीस। सही बात। ये अरे सर हो चुका है, एक-एक नाम से 20-20 शहरों में लोगों ने नौकरी की है, एक ही आदमी ने की है, फिर बाद में अरे छुड़ाना अभी भी पड़ता है। पकड़ा ये है, सब अभी भी पकड़े जा रहे हैं, तो ये प्रक्रिया चल रही है। मैं सीरियसली, हम लोग थोड़ा लाइटर हो गए थे, मैं आधा आधा मिनट और लूंगा। सीरियसली अगर आप देखिए तो कितने छोटी छोटी चीजें जो उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री अपने लेवल पे कर सकता है, कोई नया तबाही मचाए बगैर। नया तबाही का मतलब नया कानून और हाई करो वो करो, इससे कुछ नहीं। वो जो संविधान की किताब टॉफी की तरह से लहराता रहता है, वो बंदा जो आजकल पता नहीं शरीर के किस अंग से ऐसी जिलेबी छान गए हैं, राहुल गांधी ऐसी जिलेबी छान गए हैं कि अब पूरा कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम जो है वो जिलेबी साफ, कोई चाट रहा है, कोई साफ कर रहा है। हाँ? तो ये तो हालत हो गई है। ऐसे में एक चीज बताऊं, कोई मुख्यमंत्री अपने एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के तहत ये छोटे छोटे काम, आप ये बताइए 50 की उम्र के बाद आपका पुनर्मूल्यांकन सरकारी कर्मचारियों का, अगर एकदम नॉन परफॉर्मर है, तमाम चीजें हैं, शिकायतें भी हैं, ये भी हैं वो भी हैं, रिटायर करो भाई। तुमको बेनिफिट तो मिल ही रहा है, सब 2004 के पहले वाले हैं। ये चिंता मत करिए कि ओपीएस भी नहीं है और मर जाएगा बेचारा, ऐसा कुछ नहीं, मोटी पेंशन लेके जाएगा। तो ये छोटे छोटे काम और इस तरह की चीजें, सरकारी संपत्तियों का फिर इसका मिलान करना, ये एक ऐसा चैन बनाएगा कि यही समाज, अरे बड़ा थेथर था भाई। हम लोग 2014 से पहले कितना थेथर था। हम लोगों की हालत ये थी कि थेथर के दो आगे थेथर, थेथर के दो पीछे थेथर, आगे थेथर पीछे थेथर, अब गिन लो कितने थेथर। तो वो एक कल्चर बदला है 2014 से, और यूपी भी उसकी बानगी है, छोटे छोटे परिवर्तन। और सुनिए, ब्लैकमेलरों की राजनीति का समय जा चुका है। तो कोई इस मुगालते में रहे कि गिरा देंगे हम सरकार, तो 32 साल बाद इसी उत्तर प्रदेश में जनता ने रिपीट करा दिया ना, तुम ना चाहो कि योगी बाबा ना आए, फिर आके बैठ जाएंगे। कायदे से सरकारी कुर्सी पे बैठो, कायदे से काम करो, शाम को निकलो हजरतगंज और नया लखनऊ बसा हुआ है उधर ले जाके पत्नियों को घुमाओ, ब्लॉक में घुमाओ, सब जिले उले में करो, संपत्ति का ब्यौरा दो। इसमें क्या दिक्कत है भाई? एक चीज़ और सर, ये आपने कहा, मुझे लगता है कि योगी जी के प्रति जो आपने कहा ना कि दोनों लोग का एक एक निखार आ जाता है एक अलग से, तो फेयरनेस ऑफ द लॉ, कि जो कानून है वही पालन किया जाएगा। फेयरनेस के साथ रहिए, और यह एक मौका है, एक अब जैसे भाई माफिया राज को जो बढ़ावा देते थे लोग, तो उसमें क्या था, अराजक लोग, जो अराजक चरित्र के लोग थे, वो अपन उनको खुला माहौल था, जो मर्जी करना है करो। अब जो वाकई में कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ लोग हैं, जिनको अपने कर्म से मतलब है, और वो अपने कर्मानुसार जो उनको मिलता है उसमें वो संयत रहते हैं, अपने कर्म के प्रति ध्यान देते हैं कि हमको क्या करना है, मेरी ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, हम वो करेंगे, हम अपना काम करें। अभी पुलिस अधिकारी में बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी हुए हैं, जिन्होंने अपनी सैलरी के अलावा एक चाय पैसे की चाय नहीं पी, और उसके बाद जो है क्या बेहतरीन काम किए हैं लोगों ने, अपने जीवन पर खेल कर काम किए हैं, क्योंकि वो उनका कर्तव्य है। एक को तो हम लोग पर्सनली जानते हैं, शैलेंद्र प्रताप सिंह यादव को। तो कहने वाले इन लोगों के लिए अब जो माहौल ये योगी जी ये दे रहे हैं, और मुझे तो लगता है सर आधे लोग मुखर्जी नगर छोड़ देंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि अरे यार, जब जब जाके संपत्ति की जांच करानी तो काहे लिए अब हम तैयारी करें, छोड़ो हटाओ, सरकारी नौकरी नहीं करनी। तो प्राइवेट स्पेस में आएंगे, देखेंगे कि एक्चुअल जीवन कहाँ है, कितना संघर्ष है, क्या है, लोग करते हैं, कैसे अपना परिवार चलाते हैं, क्या करते हैं। और प्राइवेट स्पेस में जितना रिस्क है उतना ही आपका वो भी है, ग्रोथ भी है, और समय के साथ लगातार बदलते रहने की या बेहतर होने रहने का स्पेस है, जो कि सरकारी नौकरी में देखता हूँ बड़ा कम हो जाता है।
इंजीनियर लोग हैं, वो लोग जो इंजीनियरिंग अपना बीटेक करके आए थे, वही पढ़े हैं, उसके बाद उसी को अगले 30 साल तक उनको इम्प्लीमेंट करना है। कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके जाओ, कुछ नई चीज़ बताओ, तो समझ ही में नहीं आती, ना समझना चाहते हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं लगती। तो ये आपने कहा कि प प परफॉर्मेंस पैरामीटर भी बड़ा आवश्यक है और मुझे लगता है हर 5 साल में यदि चुनाव करके सरकार बदल सकती है, तो हर 5 साल में एक बार साहब लोग का टेस्ट भी हो जाए कि भैया कुछ पढ़े-लिखे हो या खाली ऐसे ही चल रहा है काम तुम्हारा। खैर देखते हैं क्या होता है। अब धीरे-धीरे व्यवस्था परिवर्तन तो हो रहा है और आपने एकदम सही बात कही कि यदि गलती से कोई वही अराजक लोग वापस आ गए, तो ये सारी मेहनत मिट्टी में बदल जाएगी क्योंकि एक काम होते-होते 1-2 जनरेशन तो लगती है, एक माहौल बनते-बनते। 60 साल में आपने कहा ना हम ही लोग वैसे थे, हम ही लोग थिएटर थे। 60 साल में थिएटर हुए संसाधनों का अभाव था, ट्रेन नहीं थी, जाने के लिए सड़कें नहीं थीं। अब सड़कें भी हैं, ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है, हर जगह सब कुछ हो रहा है। जिसको जैसे जाना है वैसे जा रहा है। तो जब संसाधनों का अभाव नहीं होता तब आदमी ये सब हरकतें नहीं करता, तब आराम से टिकट बुक कराता है, जाता है। पर जहाँ संसाधनों का अभाव होता है, हर आदमी 1-2 सीट के लिए ही लड़ रहा है, तो वहाँ तो ऑफ कोर्स करप्शन पनपेगा ही। तो उस माहौल को भी हटाने का पूरा प्रयास हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने के माध्यम से। अब देखते हैं कि इसका असर क्या पड़ता है एक युग परिवर्तन काल चल रहा है, देखते हैं कब तक चलेगा। तो अवनीश सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया इस ज़रूरी बात पर, इस बहुत ज़रूरी बात पर क्योंकि इससे हमारा आपका जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है और होगा। इसलिए इस बात को करना बड़ा आवश्यक लगा हमें और दर्शकों कृपया अगर आपको ये बात सही लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध और कमेंट्स में अपनी राय इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें ज़रूर बताएँ। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम। जी बिल्कुल, सर। नमस्कार।